हाँ, आप बताइए। आवाज लगा लिए, आप बताओ। काहे के लिए? देखिए, समोसा ये सब तभी मिलेगा जब सिलेक्शन होगा। उससे पहले किसी चीज के लिए कोई पार्टी नहीं है। सिलेक्शन लो, पूरे दिन पार्टी यहाँ होगी। पूरा दिन, पूरा दिन जो मन है खाइए, जो मन है कीजिए। 7 नंबर लेक्चर है ना कल? क्या कह रहे हो बेटा? हाँ तो यार, पता नहीं सोच बड़ी कब करोगे, हमें यही नहीं समझ में आता है। कितनी छोटी सोच वाले लोग मिल गए हैं। अरे, टॉपिक बताओ लास्ट। अच्छा, देखिए, हाँ बच्चों, तो देखो अब स्टार्ट करते हैं कोलिजन थ्योरी को, है ना, और बताते हैं सारी बातें। तो आज जनसंख्या इतनी कम क्यों है? हैं? हम्म? इसी के बाद बताऊंगा, यही वाला हाइडिंग इसके बाद करानी है। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, फ्यूचर आपका है, बनाना आपको है, तो आप अपने हिसाब से बना लो। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से बना लो। आपको लगता है दिसंबर मनाना चाहिए, मनाओ। जनवरी मनाना चाहिए, मनाओ। फिर जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आके रो भी लेना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम जो आज कर रहे हैं वही उस दिन भी कर देंगे कि ठीक है, एक बार और प्रिपरेशन कर लो। अच्छा, अब जरा देखिए, आप लोगों को पढ़ा देता हूं, मुझे आधे घंटे दो, ठीक है। देखो, कोलिजन थ्योरी की बात करते हैं। आज दोनों टॉपिक जो हैं बचे हुए, उन पर जरा फोकस करिएगा अच्छे से। अभी पहले पढ़ा लो, फिर बाकी बातें। कोलिजन थ्योरी में देखो क्या बात करनी है, जरा ध्यान दो। हम लोगों ने ये सपोज किया कि केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन कोलिजन की वजह से होती है। तो हम लोगों ने कहा कि यार रिएक्शन जो है, रिएक्शन अकर्स ड्यू टू कोलिजन। तो लोगों ने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब इन्होंने कहा कि जब कोलिजन होंगी, रिएक्शन होगी, तो रेट किन बातों पर डिपेंड करेगा? कोलिजन हुई, रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन होने पर रेट किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? तो देखो, रेट के लिए इन्होंने क्या बताया, इनका कहना था कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। एक फैक्टर का नाम इन्होंने रखा कोलिजन फैक्टर, और एक फैक्टर को इन्होंने कहा एनर्जी फैक्टर। और रेट की रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन इन्होंने ये बताई,
कोलिजन फैक्टर इनटू एनर्जी फैक्टर, क्योंकि दो वेरिएबल है, एक कोलिजन फैक्टर वेरिएबल है, एक एनर्जी फैक्टर वेरिएबल है। ये बात इन्होंने बता दी कि रेट कोलिजन से होती है और रेट ऑफ रिएक्शन दो बातों पे डिपेंड करता है, एक कोलिजन फैक्टर, एक एनर्जी फैक्टर। तो रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन इन्होंने बचाई कोलिजन फैक्टर इनटू एनर्जी फैक्टर। अब लोगों ने कहा यार ये कोलिजन फैक्टर और एनर्जी फैक्टर होते क्या है, इनके बारे में भी तो कुछ बताओ। तो देखो इन्होंने एक एक करके डिफाइन किया। अब डिस्कशन करते हैं कि कोलिजन फैक्टर क्या है। कोलिजन फैक्टर क्या है, अब इस बात को डिफाइन करते हैं। तो देखो कोलिजन फैक्टर क्या होता है, इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन ऑफ reactant species which is convert into product। इन्होंने कहा कि कोलिजन फैक्टर जो है हमारा वो क्या है, उसको जरा समझो। इनका कहना था कि टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, वो कोलिजन का नंबर जो इफेक्टिव कोलिजन है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, विच इज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, वो इफेक्टिव कोलिजन के नंबर जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उनको हम कोलिजन फैक्टर कहते हैं। वो इफेक्टिव कोलिजन के नंबर जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उनको हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। तो लोगों ने कहा यार इफेक्टिव कोलिजन कोई अलग टर्म है क्या, कोलिजन से इफेक्टिव कोलिजन कोई अलग टर्म है? तो उन्होंने कहा हाँ ये थोड़ा अलग टर्म है। तो लोगों ने कहा डिफाइन भी तो करो, क्योंकि आपने कोलिजन ना लिख के इफेक्टिव कोलिजन लिख दिया कि टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, या रिएक्टेंट स्पीसीज विच इज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो एक एक करके इन्होंने ये डिफाइन किया। इनका कहना था कि कोलिजन दो तरह की होती है, एक कोलिजन को इन्होंने कहा इफेक्टिव कोलिजन, और एक कोलिजन को कहा अनइफेक्टिव कोलिजन। इसी को कहा जाता है प्रॉपर कोलिजन और इसको नॉन प्रॉपर कोलिजन, नॉन प्रॉपर कोलिजन। तो लोगों ने कहा यार इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताओ। तो देखो कोलिजन की वजह से रिएक्शन होती है, पहला पॉइंट। हाँ, दूसरा पॉइंट, जब कोलिजन होती है तो कोलिजन दो तरह की होती है, एक कोलिजन होती है इफेक्टिव कोलिजन, एक कोलिजन होती है अनइफेक्टिव कोलिजन। तो लोगों ने कहा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग अगले पेज पे पहुंचे। देखो इफेक्टिव कोलिजन की बात करते हैं। अनइफेक्टिव कोलिजन की भी बात करते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं बताते हैं। जो इफेक्टिव कोलिजन होती है इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है, ड्यूरिंग कोलिजन। तो लोगों ने कहा यार ये क्या बता रहे हो प्रॉपर ओरिएंटेशन,
तो हमने कहा अभी समझाता हूं, 2 मिनट रुक जाओ। इसमें नॉन प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, अब हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब आप लोग 2 मिनट मुझे दो। देखो, ये हमारा एक एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड पोलर होता है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक। ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा है। अब ये दोनों कोलिजन करने जा रहे हैं, तो जब ये दोनों कोलिजन करने चाह रहे हैं तो दो चांसेस हैं। क्या दो चांसेस हैं, जरा देखिए। देखो, हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक के पास पोलरिटी है, पोलरिटी होने की वजह से उसके पास प्लस पोल भी है, माइनस पोल भी है। दूसरे के पास क्या है, सिर्फ माइनस पोल है। न्यूक्लियोफाइल के पास सिर्फ माइनस पोल है। क्यों, क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। वो निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बात आई कोलिजन, एक तो ये हो सकती है कि भाई ये मॉलिक्यूल ऐसा टहलता हुआ आया और ये इसके पास आ गया ऐसे। अब ये क्या है, माइनस, ये क्या है, माइनस, ये क्या है, प्लस। अब जब सेम चार्ज आपस में पास आएंगे तो उनके बीच में क्या आएगा, रिपल्सन आएगा। सेम चार्ज पास आ रहे हैं तो इसका मतलब कोलिजन हो रही है। कोलिजन का मतलब क्या होता है, नियरेस्ट लोकेशन तक पहुंचना। कोलिजन का मतलब नियरेस्ट लोकेशन तक पहुंचना। तो जब दोनों पर सेम चार्ज है तो एक डिस्टेंस पर जाके वो अलग हो जाएंगे, मगर किसी भी तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि बॉन्ड का मतलब ही होता है अट्रैक्शन फोर्स। यहां तो अट्रैक्शन आ ही नहीं रहा है, सेम चार्ज है, सिर्फ रिपल्सन आ रहा है। तो जिसकी वजह से ये कोलिजन तो है मगर प्रोडक्ट नहीं बनना है। मगर इसमें प्रोडक्ट क्यों नहीं बनना है, क्योंकि ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। जिस डायरेक्शन से वो कोलिजन करने आ रहा है उस डायरेक्शन में चार्ज और इनके चार्ज सेम हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं नॉट प्रॉपर ओरिएंटेशन। किसमें लिख रहा हूं, अरे यार कोई नहीं, सही है ना। नॉट प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब क्या है कि ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेम चार्ज आमने सामने आ गए। तो जब सेम चार्ज आमने सामने आएंगे तो यार कोलिजन तो है मगर प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। प्रोडक्ट क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि बॉन्ड किसी तरह का जनरेट नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड का मतलब ही है अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो यहां पर कोलिजन हुआ मगर प्रोडक्ट नहीं बना, और इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन है प्रॉपर ओरिएंटेशन ना होना। कोलिजन में तो काउंट होगा ना, तो वही उन्होंने लिखा है कि हमें टोटल कोलिजन नहीं काउंट करनी है। क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में रेट ही नहीं आएगा। आप रेट किसका पढ़ रहे हो, रिएक्शन का, तो यहां तो रिएक्शन ही नहीं हो रही ना, सिर्फ कोलिजन हो रही है मगर रिएक्शन कहां हो रही है। तो तुमने यदि इसको रेट में काउंट कर लिया तो इसका मतलब रेट गलत काउंट हो रहा है। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब वो कोलिजन जो प्रोडक्ट बनाती हो, तो इस तरह की कोलिजन को हम काउंट नहीं करेंगे। किस तरह की कोलिजन को काउंट करेंगे, जिनका ओरिएंटेशन प्रॉपर हो। ये देखो, ये हमारा अल्काइल हैलाइड है। ये इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, और ये इस पे निगेटिव चार्ज। अब ओरिएंटेशन प्रॉपर है, क्यों, प्लस माइनस चार्ज, तो इनके बीच में अट्रैक्शन है।
अट्रैक्शन होने की वजह से क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या है, इफेक्टिव कोलिजन है। तो टोटल कोलिजन कितनी हुई, दो। दो में से काउंट कितनी होगी रेट में, एक। क्यों, क्योंकि रेट आप रिएक्शन पढ़ रहे हो, रेट आप कोलिजन थोड़ी पढ़ रहे हो। रिएक्शन का क्या रेट है, तो जो कोलिजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी उन्हीं को काउंट किया जाएगा। तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन लेंगे, क्योंकि आप रेट की इक्वेशन निकाल रहे हो, तो रेट की इक्वेशन में वो कोलिजन आएंगी जो प्रोडक्ट बना रही हैं। तो उन्होंने कहा देखो, कोलिजन जब मॉलिक्यूल कोलिजन करेंगे तो दो तरह की कोलिजन पॉसिबल है। एक ऐसी कोलिजन जिनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एक ऐसी कोलिजन जिनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा और प्रोडक्ट बनेगा। ऐसी कोलिजन को रेट में काउंट किया जाएगा। ऐसी कोलिजन को रेट में काउंट किया जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब किसी ने कहा आप काउंट कैसे करोगे। भाई आपको कैसे पता चलेगा कि 100 मॉलिक्यूल ये, 100 मॉलिक्यूल ये, उसमें से कितने मॉलिक्यूल इस तरह की सिचुएशन में, कितने मॉलिक्यूल इस तरह की सिचुएशन में। सिचुएशन दो तरह की हो सकती है, मगर 100 मैंने ये लिए, 100 ये लिए, उसमें से कितने इस तरह की सिचुएशन में, कितने इस तरह की सिचुएशन में, ये कैसे देख के बताओगे। मॉलिक्यूल तो दिखता नहीं है। तो इफेक्टिव कोलिजन निकालोगे कैसे यार, ये तो हम समझ गए, मगर निकालो कैसे, आपको कैसे पता चलेगा, आप झांकोगे क्या, या मॉलिक्यूल तुम्हें बताएगा भाई मैं बिल्कुल परफेक्ट ओरिएंटेशन में हूं, वो तो बताएगा नहीं, तो फिर फंस जाओगे। तो उन्होंने कहा हाँ यार फंस तो जाएंगे। तो उन्होंने देखो क्या गेम किया, जरा समझना। इन्होंने बताया नंबर ऑफ, देखो गौर सुनो, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, कोलिजन इक्वल टू टोटल कोलिजन ऑफ, टोटल कोलिजन ली, गौर सुनते जाना, टोटल कोलिजन, डरना नहीं, टोटल कोलिजन इनटू, गौर सुनिएगा आप जो लिखने जा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन फैक्टर पी। अब गौर समझो, उन्होंने कहा कि यार टोटल कोलिजन कितनी है, सपोज करो 100, उसमें क्या किया, प्रोबेबिलिटी फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया। कौन सी प्रोबेबिलिटी का, प्रॉपर ओरिएंटेशन की प्रोबेबिलिटी। अब मैं फिजिक्स इतनी तो जानते ही हो कि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 10 to 1 होती है ना। तो इसका मतलब P की वैल्यू लेस देन 1 होगी। P की वैल्यू क्या है, लेस देन 1। तो टोटल कोलिजन 100 है, P की वैल्यू मान लो 0.3 है, तो कितना आया 30, Z इंटू पी है ना, तो 100 इंटू 0.3, 30, 30 निकल के आए इफेक्टिव कोलिजन, वो प्रॉपर कोलिजन जिनका ओरिएंटेशन ये है। तो उन्होंने क्या किया, टोटल कोलिजन के नंबर में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया। प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो जैसे ही टोटल कोलिजन में उस प्रोबेबिलिटी फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हो तो ये इफेक्टिव कोलिजन आ जाती है, ये इफेक्टिव कोलिजन आ जाती है। तो ध्यान रखना P की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, तो टोटल कोलिजन से नंबर हमेशा कम आएगा, है ना। तो इन्होंने कहा कि यार इफेक्टिव कोलिजन हम ऐसे निकालेंगे, टोटल कोलिजन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन फैक्टर P। तो ये वैल्यू निकल के आ गई Z इंटू P।
जेड इंटू पी। अब किसी ने कहा टोटल कोलिजन कैसे निकाली जाती है, तो उसका बताता हूं कैसे करते हैं। नीट में नहीं है, क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है मैक्सवेल गैसियस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आप लोगों ने नीट में भी नहीं पढ़ा होगा, ज्यादा कुछ नाम सुना होगा, अजय में भी नहीं है उसका प्रूफमेंट, 6-7 पन्नों का प्रूफमेंट होता, उसमें निकल के आती है टोटल कोलिजन ओरिएंटेशन की, टोटल कोलिजन ओरिएंटेशन की निकल के आती है। उस टोटल कोलिजन में फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर का मैथमेटिकल निकाला जाता है और मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इफेक्टिव कोलिजन क्या है, टोटल कोलिजन इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर, और प्रोबेबिलिटी किस चीज की है, प्रॉपर ओरिएंटेशन की, जिससे हमें क्या मिल गया, ये वाला नंबर मिल गया जो हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन का था। इस चीज को मैंने उठा के यहां डाल दिया। हाँ बेटा, हाँ हाँ, वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब जो भी कुछ निकलेगा सर्टेन कंडीशन पे ही निकलेगा, कि टेम्परेचर इतना मान के हम निकाल रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर एक ऐसा वेरिएबल है जो हर जगह काम करता है। तो देखो, कोलिजन फैक्टर की वैल्यू इन्होंने निकाल ली, वो निकल के आई ये। अब बात आई एनर्जी फैक्टर की। इन्होंने कहा यार एनर्जी फैक्टर क्या है, तो देखो इन्होंने बताया कि आपने ये तो बता दिया कि ओरिएंटेशन प्रॉपर है। भाई टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है ये कोलिजन वो है जिनका ओरिएंटेशन प्रॉपर है। मगर जब वो बॉन्ड बनाने जाएगा तो बॉन्ड बनेगा भी और बॉन्ड टूटेगा भी। सॉरी, जब ये बॉन्ड बनेगा तो ये वाला टूटेगा भी, तो है कि नहीं। तो इन्होंने कहा एनर्जी फैक्टर किस तरह से काम करता है जरा समझो। एनर्जी फैक्टर इन्होंने कैसे समझाया, इन्होंने कहा यार भाई आपने ये डायग्राम बनाया है, आपने ये डायग्राम पीछे पढ़ाया है, ये डायग्राम हम लोगों ने पीछे पढ़ा है ना, ऐसा डायग्राम। अब गौर से समझिएगा, इन्होंने कहा भाई तुमने 2 क्लासों में ये जो रायता फैलाया था, इस रायते के हिसाब से जरा बताओ, कोई भी रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट कब बनाएगा, जब उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी, है कि नहीं। मान लो ओरिएंटेशन प्रॉपर है, मगर मान लो इतनी एनर्जी नहीं गेन कर पाया, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ओरिएंटेशन भी प्रॉपर हो और एनर्जी बैरियर को भी क्रॉस करना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो अभी तो हमें ये मिल गया कि इतनी कोलिजन ऐसी है जो प्रॉपर ओरिएंटेशन वाली हैं। अभी आपने क्या निकाला है, इतनी कोलिजन ऐसी है जो प्रॉपर ओरिएंटेशन वाली है, उनकी वैल्यू निकल के आए जेड इंटू पी। मगर क्या वो जितनी कोलिजन थी, जैसे मैंने कहा प्रोबेबिलिटी फैक्टर 0.3 है, तो वो नंबर निकल के आए थे 30। अब हम इन 30 में एनर्जी फैक्टर चेक करेंगे कि क्या इन 30 कोलिजन होते समय वो एनर्जी बैरियर को पास कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। यदि कर पाए हैं तो रेट में काउंट होंगे, नहीं कर पाए हैं तो ये भी रेट में काउंट नहीं होंगे। तो उसके लिए इन्होंने काउंटिंग की। तो ये देखो एनर्जी फैक्टर क्या है, गौर सुनिएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट species which have kinetic energy greater than activation energy is
ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। तो गौर समझो, वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, क्यों? हमें कितनी एनर्जी चाहिए? इतनी एनर्जी। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, वो एनर्जी फैक्टर को भी पार कर पाएंगे, और एनर्जी फैक्टर को भी पार कर पाएंगे तो प्रोडक्ट में भी जा पाएंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, उनके नंबर कितने हैं? इतने हैं। ये नंबर निकाला गया। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। जैसे 100, 50, 10, 20 निकलते हैं ना, तो हमारे पास कई वेरिएबल है, तो वेरिएबल के फॉर्म में आया है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, और यदि उनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है तो वो इस बैरियर को पार कर जाएंगे, और इस बैरियर को पार कर गए तो एनर्जी फैक्टर भी हमारा पास हो गया और कोलिजन फैक्टर भी पास हो गया, तो वो रेट में कन्वर्ट हो गया। तो वो मॉलिक्यूल कितने हैं? इतने। और इसी बात को अब मैं ग्राफिकल जो लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है इसी का ग्राफ बना रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज विच हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इज इतना। वो नंबर इतने हैं। जो चीज आपने लैंग्वेज में लिखी है, अब इसी को ग्राफ में कन्वर्ट करता हूं। इसका ग्राफ एनसीईआरटी में दिया भी है। अब इस ग्राफ को जरा समझिएगा। आई थिंक फिजिक्स में भी ये ग्राफ पढ़ते हो। देखो, आपको हो सकता है ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं। ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। इधर है एनर्जी, ठीक है? ये है एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब गौर सुनिएगा। अब ये ग्राफ इक्वेशन तो है नहीं, इसका मतलब आप समझ रहे होगे कि ग्राफ याद रखना है सबको, क्यों? इक्वेशन तो कोई बता ही नहीं है। तो देखो, ये मैंने ग्राफ बनाया, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आपको समझा दूंगा सारी बातें। अब बस मुझे ये बताओ, मैथमेटिकली ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? गौर समझिएगा। इधर क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और इधर क्या है? एनर्जी। ये पॉइंट ये बता रहा है कि इतने मॉलिक्यूल की, ये देखो हाइट क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना? इसका मतलब इधर वाले जो मॉलिक्यूल हैं, इन सभी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी यहां खत्म हो गई। इसके बाद जो एनर्जी है मॉलिक्यूल की, उसकी वैल्यू ई से ज्यादा आएगी ना, क्योंकि एक्स एक्सेस पे बढ़ रहे हो। हाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाई एक्सेस पे। तो यहां पर यदि कोई मॉलिक्यूल है तो आप कहोगे इस जगह पे जो मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इतनी है और उसके पास वैल्यू कितनी है? इतनी है ना? अब वो मॉलिक्यूल कितने हैं? तो वर्टिकल लाइन इतने हैं। तो ये जितने मॉलिक्यूल हैं, ये सब वो मॉलिक्यूल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। इधर वाले मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इधर वाले करेंगे। और जो यहां लिखा है लैंग्वेज के फॉर्म में, वही चीज तुमने ग्राफ के फॉर्म में दिखा दी है कि वो मॉलिक्यूल के नंबर जिनकी एनर्जी काइनेटिक, जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, वो नंबर कौन से हैं? ये नंबर है वाई एक्सेस पे, वो नंबर ये है। इतनी बात सही है?
अच्छा, ये ग्राफ हमने बनाया है T1 टेम्परेचर पे, ऐसे। अब गौर समझिएगा सब लोग। अब मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो आपने कहा है टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है। तो ये चीज इस ग्राफ में भी दिखाओ। यदि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है तो इसका मतलब उन मॉलिक्यूल के नंबर भी बढ़ेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। तो उस चीज को ग्राफ में दिखाने के लिए हम लोगों ने ग्राफ को ऐसे कर दिया, थोड़ा सा राइट शिफ्ट कर दिया, ऐसे। ये आया। अब उस मॉलिक्यूल के नंबर कितने बढ़ गए? तो जरा गौर से देखिए, ये वैल्यू एक्टिवेशन, इतने नंबर और बढ़ गए। इतने तो पहले ही थे, इतने और बढ़ गए, इतने नंबर और आ गए जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट है। वैसे इसकी जरूरत केमिस्ट्री में नहीं होती, फिजिक्स में होती है। केमिस्ट्री में इस बात का कोई जरूरत नहीं है, मगर मैं हल्का सा एक स्टेटमेंट पास कर देता हूं क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन आ जाता है। क्योंकि वहां बोला जाएगा एरिया अंडर द कर्व दोनों में सेम है, तो बच्चे कहेगा यार सर ने कहा था इधर मॉलिक्यूल ज्यादा है, हमने एरिया की बात ही नहीं की क्योंकि हमें एरिया की जरूरत नहीं थी। तो देखो, वो मॉलिक्यूल के नंबर इतने ज्यादा आ गए, इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ जाता है। और ये हमेशा ध्यान रखो, T2 की वैल्यू ग्रेटर देन T1 है। ये देखो, तो यहां पे इन्होंने बताया कि एनर्जी फैक्टर में बताया वो मॉलिक्यूल के नंबर जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, वो मॉलिक्यूल इतने होते हैं। और टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वो नंबर बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से रेट बढ़ता चला जाता है। तो अब इन्होंने क्या किया, एनर्जी फैक्टर को भी डाल दिया यहां पे जाके, ई की पावर, ये देखो। तो ये हमारी, और रेट ऑफ रिएक्शन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? के से। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई किसकी? कोलिजन थ्योरी की। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, हाँ भाई देखो, रेट ऐसे है, तो एंड जीरो डालोगे तो हाँ कोलिजन थ्योरी की इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए है। और ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन पे कोलिजन हो रही है ना, तो कम से कम दो मॉलिक्यूल की हम कोलिजन कराते हैं, तो हम ये यूज करते हैं कि दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। मगर सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये जीरो ऑर्डर पे लगती है, जीरो ऑर्डर के लिए इफेक्टिव होती है। तो जरा देखो, K इक्वल टू होता है पी जेड ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये कोलिजन फैक्टर है और ये एनर्जी फैक्टर है। दोनों का फैक्टर लेने पर रेट डिफाइन होता है। उन्होंने ये इक्वेशन बना के हमें दी, ठीक है। तो क्या हुआ, कोलिजन थ्योरी में क्या बताया गया है कि रिएक्शन कोलिजन की वजह से होती है, और रेट ऑफ रिएक्शन दो बातों पर डिपेंड करता है, कोलिजन फैक्टर और एनर्जी फैक्टर। कोलिजन फैक्टर की वैल्यू निकाली P इंटू जेड आई, एनर्जी फैक्टर की वैल्यू निकाली ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी आई, और दोनों को डाल दिया तो रेट इक्वेशन आ गई। दोनों को डाल दिया, रेट इक्वेशन आ गई। अब इस ग्राफ का थोड़ा फोकस रखिएगा, क्योंकि पेपर में इस ग्राफ पे क्वेश्चन बन सकता है ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हाँ इस ग्राफ पे कैसा क्वेश्चन बनेगा। वैसे कोलिजन थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल फार्मूला है नहीं, तो न्यूमेरिकल बन नहीं पाता है। तो जो भी बनेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा या ग्राफिकल बनेगा। तो ग्राफिकल बनेगा तो इस ग्राफ से बनेगा। अच्छा, अब जरा देखो बच्चों, आपने बताया था कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल देंगे यदि कोई डाटा प्रोवाइड करो। तो पहला डाटा दिया था यूनिट ऑफ के,
दूसरा डाटा दिया था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट के बीच में रिलेशन। तीसरा डाटा दिया था यदि कोई रिएक्शन एलिमेंट्री हो। ये 3 पॉइंट पढ़ाए थे। आज चौथा पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं, सबसे लास्ट। बुकों में आपने बीच बीच में पढ़े होंगे कि हो सकता है ये कहीं पहले दिया हो, मगर मैं इसको लास्ट में पढ़ाता हूं। उसका रीजन है, उससे पहले आप सारी चीजें जान लेते हो तो इसको समझ पाते हो कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखो, गौर समझिएगा। अब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो यदि आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म दी हुई हो। तो देखिए, हेडिंग हमारी है देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटर्मिनेशन if reaction mechanism given। यदि रिएक्शन की मैकेनिज्म दी हो। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे ज्यादा गलत करते हैं, ठीक है? तो इसको जरा थोड़ा फोकस कर लेना, क्योंकि इस पर जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे ज्यादा गलत करते हैं, क्योंकि वो पूछते हैं 50 में से एक क्वेश्चन का ही मिलता है, या 100-150 क्वेश्चन के तो एक मिलता है, तो वो उनकी प्रैक्टिस कम होती है और अलग टाइप का भी क्वेश्चन होता है तो बच्चे फंसते हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारी बातें समझा रहा हूं, आप समझते जाइएगा। देखिए, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटर्मिनेशन इफ रिएक्शन मैकेनिज्म इज गिवन। अब इसमें दो केस है। केस नंबर 1, फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप। जब किसी मैकेनिज्म में पहला स्टेप स्लो स्टेप हो, तब कैसे करना है, मैं एक मैकेनिज्म भी लिख देता हूं, है ना? तो पहले रिएक्शन छापते हैं। तो यार देखो, मैंने एक रिएक्शन मान लो ये ले ली, ये देखो, ये एक रिएक्शन है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? अपनी तरफ से कुछ भी बना लिया, ये स्लो स्टेप है, और ये फास्ट स्टेप, ठीक है? अब इसमें देखो कौन सा स्टेप स्लो है, फर्स्ट स्टेप। मैकेनिज्म में लिखेगा देगा, ठीक है? अच्छा, अब केस नंबर 2, सेकंड स्टेप इज ए स्लो स्टेप। जब सेकंड स्टेप स्लो स्टेप हो, जैसे यही रिएक्शन मैंने उठाई, ये देखो, अब इसकी मैकेनिज्म मैंने ऐसे लिख दी। ये तो अपने हाथ में है ना, पेन अपना, कॉपी अपनी, लिख लेते हैं। बस डरना नहीं। डर रहे हो? कोई बात नहीं, थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ। ये देखो, अब आप चेक करो, सेकंड स्टेप स्लो स्टेप है ना? अब दोनों टाइप की सिचुएशन को कैसे डील करना है बताता हूं, ठीक है? अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब मैं इनके कॉन्सेप्ट लिखना चालू करता हूं। देखिए, एक गलती हो गई, कोई नहीं, चलो। अच्छा, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको करना है सेलेक्ट स्लोवेस्ट स्टेप, कि भाई स्लोवेस्ट स्टेप कौन है, पहला है या दूसरा। पहले तो ये सेलेक्ट करो कि स्लोवेस्ट स्टेप कौन है। पहला है तो इस मेथड से चलोगे, दूसरा है तो इस मेथड से चलोगे, ठीक है? तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि स्लोवेस्ट स्टेप कौन है। मिल गया,
स्टेप नंबर 2, यदि स्लोएस्ट स्टेप मिल जाए तो उस स्लोएस्ट स्टेप के रिस्पेक्ट में रेट लॉ इक्वेशन लिखोगे। रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखी जाती है आपको बता रखा है। तो राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। आपके पास भी यदि ये सुविधा हो तो आप यूज कर सकते हो। पहले 2 स्टेप दोनों में सेम है, और नहीं है तो मेहनत करो, छापो। पहला स्टेप दूसरा स्टेप दोनों मेथड में सेम है, वहां पर भी स्लो स्टेप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और स्लो स्टेप के रिस्पेक्ट में रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे। अच्छा, अब लिख गया, इसके बाद हाँ आप लिखो, याद नहीं है? ये लो, अच्छा छापिए। अब जरा देखो यार, खेल यहां से चालू होता है, ये काम दोनों तो कर लोगे, तो अब मैं करता भी जा रहा हूं समझाता भी जा रहा हूं। तो मेरी स्लो स्टेप ये है, पहला स्टेप स्लो है इसमें, तो जब पहला स्टेप स्लो है तो मैंने देख लिया कि हाँ भाई पहला स्टेप स्लो है, अब इसकी रेट इक्वेशन लिखो। तो भाई रेट इक्वेशन आपको पता है कैसे लिखी जाती है? मना कर रहा है। रिएक्टेंट कौन है? पावर। देखो ये जितने भी स्टेप है सब एलिमेंट्री है, ये कॉम्प्लेक्स है भाई, इसके कई स्टेप है ना, ये देखो, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स हो गई, मगर इसके कोई स्टेप थोड़ी ना है। तो ये जितने भी स्टेप है इंडिविजुअल, ये सब एलिमेंट्री है, और यदि ये एलिमेंट्री है तो इनका कॉफिशिएंट क्या होगा? ऑर्डर। भूल तो नहीं गए ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पढ़ाया है। तो इसके कॉफिशिएंट क्या है? 1, तो यहाँ 1 लगा दिया। जैसे मान लो कोई बच्चा सोचे कि सर यार क्या फर्जीपना फैला रखा है आपने कहा था कि स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट और ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, और यहाँ लगातार सेम चिपकाते चले जा रहे हो, है कि नहीं? तो मूड नहीं खराब हो जाएगा उसका? तो समझ रहे हो क्यों चिपका रहा हूं? क्योंकि एलिमेंट्री है, तो ऐसा कर सकते हैं। ये आ गया, इतनी बात क्लियर है? यहां तक सही है सबका? इसका भी निकाल लेते हैं जब कह रहे हो तो। कहां है भाई? ये है, इसका कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट 1, ये आ गया। प्रॉब्लम तो नहीं है? खुश हो सब लोग? चलो, जब इतना खुश हो तो आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। देखो ये इक्वेशन लिखी है रेट ऑफ रिएक्शन है। अब कभी कभी क्या करते हैं, अब क्वेश्चन चालू होगा, तो क्वेश्चन चालू होगा तो वो क्या करता है, एक रास्ता तो ये है कि हमारा आंसर आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 1, और इक्वेशन क्या है? ये। मगर वो ऑप्शन ऐसे नहीं देता है। कैसे देता है जरा देखो, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिविजुअल रेट के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो। तो वो क्या करता है, इस स्टेप को देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ इंडिविजुअल रेट, ये मैं क्वेश्चन के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो क्वेश्चन तो वहां खत्म था। हो सकता है वो आपको फंसाने के लिए ऐसा लिखे, रिएक्शन कौन सी है? ये, तो 1/2 O3 डिवाइडेड प्लस 1/3, ये समझ गए कैसे लिखा? इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। रिएक्टेंट के आगे माइनस, इसके आगे ये देखो। तो अब ये इक्वेशन जो आपने लिखी थी वो ये, कभी कभी ऑप्शन में डायरेक्ट ये दे देगा तो तुम खुश हो जाओगे, अब कभी ऐसे देगा तो तुम्हें लगेगा यार पता नहीं क्या रहता फैलाते रहते हैं। ये देखो, तुम कहोगे ऐसा कब हमने पढ़ा है?
भाई ये इसके बराबर है तो इसकी जगह ये डाल देगा, कभी कभी वो ऐसे दे देगा। अब 3 को इधर उधर भी कर सकता है, वो तो आप जानते ही हो सेटिंग करना इक्वेशन की। पेपर की नहीं बोल रहा हूं, फिर देखो कुछ भी सोच लेते हैं। ये बात समझ गए, है ना? तो कभी ऑप्शन ऐसा ऐसा बनाएगा, कभी ऐसा बनाएगा, कभी ऐसा बनाएगा। उसने क्या किया, रेट इक्वेशन निकाली रेट ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, ऑप्शन दे दिए इंडिविजुअल रेट के रिस्पेक्ट में। तो कभी हो सकता है ये ऑप्शन पेपर में दिखे, कभी ये दिखे, कभी ये दिखे, और कभी बिल्कुल सिंपल है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा तो आप सम कर दोगे, सबका सम तो सेम ही आना है, 1 1 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आ गया 1, है कि नहीं? बात समझ के कैसे किया? क्या किया मैंने, स्लोएस्ट स्टेप सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर उसकी रेट ला एक्सप्रेशन लिखा, लिख गई। अब रेट ला एक्सप्रेशन होता है रेट ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के O3 की पावर 1। ऑप्शन दे रहा है वो इंडिविजुअल रेट के रिस्पेक्ट में, तो रेट ऑफ रिएक्शन और इंडिविजुअल रेट के बीच में क्या रिलेशन होता है वो पहले क्लास में ही पढ़ा दिया है। तो हो सकता है ऑप्शन ऐसा लिखा हो सकता है ऑप्शन ऐसा लिखा हो सकता है ऑप्शन ऐसा लिखा हो और आंसर आया ये। अब आ जाते हैं दूसरे वाले में, यहां पर थोड़ा टेंशन है। क्या टेंशन है जरा समझो। आप सभी बच्चे जानते हैं कि इंटरमीडिएट जो बनता है वो पूरा का पूरा कंज्यूम भी हो जाता है, तभी उसको प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं। भाई इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, कि इंटरमीडिएट जो बनता है वो पूरा कंज्यूम हो जाता है और प्रोडक्ट कंज्यूम होता नहीं है, तभी उसको प्रोडक्ट कहते हैं। हमने कभी कार्बोकेटायन को प्रोडक्ट नहीं कहा, उसको नाम इंटरमीडिएट दिया। क्यों दिया भाई? क्योंकि वो ड्यूरिंग द प्रोसेस बना है और जितना बना है सबका सब खत्म हो जाएगा, इसीलिए उसको इंटरमीडिएट बोला जा रहा है। तो इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में रेट होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना बना है तो बनने का रेट, और फिर डिसोसिएट हो गया, कंज्यूम हो गया, कंज्यूम होने का रेट, तो उसका नेट रेट तो जीरो है। भाई 10 मोल बने तो बनने का रेट आ गया, अब 10 मोल डिसोसिएट भी हो गए तो उसका नेट रेट कितना आया, जीरो। तो कभी भी रेट ला इक्वेशन, जो रेट ला एक्सप्रेशन है, वो इंटरमीडिएट के टर्म में नहीं लिखा जाता है। और यहां देखो ओ इंटरमीडिएट है, ना तो वो रिएक्टेंट है ना वो प्रोडक्ट है, चेक करो। ओ क्या रिएक्टेंट है? नहीं। ओ क्या प्रोडक्ट है? नहीं। तो ये तो कोई इंटरमीडिएट है ना। तो यार इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में लिखा नहीं जाता है, तो अभी इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेट ला एक्सप्रेशन इक्वेशन इंटरमीडिएट के टर्म में नहीं लिखी जाती है, वो लिखी जाती है रिएक्टेंट के टर्म में या प्रोडक्ट के टर्म में। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसका नेट रेट तो हमेशा जीरो होता है, इसका नेट रेट हमेशा जीरो होता है, तो वो रेट को कैसे डिफाइन करेगा? यहां तुमने क्या रहता फैला रखा है कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और इसका कंसंट्रेशन बढ़ना घटना तो है ही नहीं, इसका चेंज तो जीरो है, जितना बना है वो सब खत्म होगा। तो ये तो कंसंट रेट पे इफेक्ट ही नहीं डाल रहा है। इक्वेशन में रेट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, तो गलत लिखा है, इसीलिए लिखते नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन गलत है, इसको तुरंत मॉडिफाई करना पड़ता है। तो अब जरा गौर समझो। तो जब ये वाला केस होगा तो क्वेश्चन बड़ा होगा, वो वाला तो तुम जल्दी से निपटा लोगे इसमें, क्योंकि बार बार इक्वेशन ऐसी ही आएगी। जब सेकंड स्टेप स्लो स्टेप होगा तो बार बार ये रहता फैलेगा। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जोश जोश में हो सकता है बस तुमने यही निकाला, दो जोड़ा आगे बढ़ गए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, रेट इक्वेशन ये है। तो अब यहां पर स्टेप नंबर 3 जरा समझो। अभी स्टेप नंबर 3 करना है, वो क्या है जरा देखो। रेट लॉ एक्सप्रेशन इक्वेशन इंटरमीडिएट के टर्म में नहीं लिखते हैं। इस पॉइंट को याद रखना है, हमेशा
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं। तो यार ये तो आपने बता दिया कि वो इक्वेशन गलत है, मगर प्रॉब्लम ये है कि यार उसकी वैल्यू निकाले कैसे। तो उसके लिए हमेशा क्वेश्चन में एक लूपहोल होगा या कहो निकालने के लिए एक जगह दी होगी। वो क्या होगी? फर्स्ट इक्वेशन हमेशा इक्विलिब्रियम में होगी। आप चेक करो, सेकंड इक्वेशन इक्विलिब्रियम में नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है। तो जब भी सेकंड केस होगा ना, तो उसकी फर्स्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम में होगी। तो आप लोगों को वो इक्वेशन ध्यान रखनी है कि इक्विलिब्रियम में है। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन हमेशा इक्विलिब्रियम में दी होगी। यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, तभी तो तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगा पाओगे। यदि वन डायरेक्शनल रिएक्शन है और तुम उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट झोंक दोगे, क्या बुरा नहीं मान जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में बनता है ना। ऐसी सिचुएशन में हमेशा पहली रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। हम क्या करेंगे, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से इंटरमीडिएट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? देखो अब बताता हूं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो मैं डायरेक्ट छापने जा रहा हूं। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनाया था यार? O2। एक मिनट, एक बात ध्यान रखना, जैसे अभी किसी बच्चे ने बोला था, प्रभु इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हो, इसका, है ना? तो ये प्रोडक्ट है, ये थोड़ी ना है, तो इसका नहीं लिख रहे हैं। देखो, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब इसकी वैल्यू निकाल लो। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा, डरना नहीं। मस्त इक्वेशन निकल के आएगी, देखना। अभी वैल्यू निकल आई। अब इसको जाके वहां डाल दो, इसको जाके वहां पर डाल दीजिए। तो इक्वेशन क्या थी पीछे? ये थी। अब इसमें वैल्यू डालते हैं। तो देखो, के रेट के O3 डॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट O3 डिवाइडेड बाय O2। अब जरा देखो आप लोग, इक्वेशन क्या आई है? ऐसे लिख दूं, O2 को ऊपर ले गया, है कि नहीं? देख लो आप लोग, कोई दिक्कत? बताओ सब लोग, सही है? एक सेकंड और रुक जाओ, एक व्हाट्सएप दे दो। मार खाने से तो अच्छा ही है। अरे नहीं, ये डर का मामला है ना? कोशिश कर रहा हूं। अब आप समझ गए होगे कि मैं क्यों कहता रहता हूं, अपने को थोड़ा सा जगाता रहता हूं कि डरना नहीं है, डरना नहीं। देखिए, रेट इक्वल टू आया के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट O3 की पावर 2 और O2 की पावर -1। तो अब हमने जाके फाइनल इक्वेशन यहां लिख ली कि बाई रेट इक्वल टू के डॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट O3 की पावर 2 और O2 की पावर -1। अब क्या इसमें कोई इंटरमीडिएट है? चेक करो, O3 हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई एक है, O3 हमारा रिएक्टेंट है, O2 हमारा प्रोडक्ट है। अब ये सही आंसर है। अब इस पर
हम इक्वेशन लिखेंगे। अब यहां पे स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को आप इंडिविजुअल रेट के टर्म में लिख सकते हो, है ना? तो अब हो सकता है ऐसी इक्वेशन लिख के दे, हो सकता है ऐसी इक्वेशन लिख के दे। कौन है जो इतना गुस्सा कर रहा है? तो डरना हमको चाहिए, तुम लोग क्यों डर रहे हो? तुम लोगों के डर में तो अभी 10-15 साल हैं। अब देखो, या तो आंसर ये आ सकता है, या आंसर ये आ सकता है, या आंसर ये आ सकता है। अब यहां देखो, O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निगेटिव है, चेक करो, है? O3 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पॉजिटिव है, ओवरऑल ऑर्डर पॉजिटिव है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना निकल के आया? +1, है ना? 1। तो ये वाला केस जब बैठेगा तो बच्चे ज्यादा गलती करते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आ क्या रहा है, ठीक है? तो दो केस बनेंगे। एक और केस होता है, एक और मेथड है, ठीक है, मगर वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। वो इससे भी लंबा होता है। उसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट का रेट निकाला जाता है और इंटरमीडिएट के रेट की वैल्यू फिर 0 डाली जाती है, उससे इसकी वैल्यू निकल के आती है। मगर वो मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में स्लो स्टेप मेथड है, ये स्लो स्टेप वाले हैं। और दोनों से आंसर सेम ही आता है, आंसर अलग अलग नहीं आता है। बात समझ पाए? कैसे करोगे समझे कि पहला स्टेप स्लो है या दूसरा? तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, कौन सा स्टेप स्लो है, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे। यदि दूसरा स्टेप स्लो है तो ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें इंटरमीडिएट फंसेगा, तो इंटरमीडिएट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और यदि पहला स्टेप स्लो है तो आपको दिक्कत नहीं है, जैसा पढ़ा रखा है, मतलब ये सारी चीजें तुम पहले ही कर चुके हो। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सर एक क्वेश्चन भी तो दो, है ना? हाँ, तो ये लो एक क्वेश्चन छापो, आंसर बताओ। अरे भाई ऑप्शन तो लिखने दो, है ना? उससे तुम्हें ये समझ में आएगा कि तुम जो बता रहे हो वो गलत बता रहे हो। हम पूछ अलग चीज रहे हैं बेटे।
अब बताइए आप लोग, ये देखो, अब मैंने पूछा इसमें से कौन सी रेट इक्वेशन सही है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है या ये सही है? करिए और बताइए कौन सा स्टेप स्लो स्टेप है। फर्स्ट। तो रूल क्या है, पहले स्लो स्टेप देखो, मिल गया। स्लो स्टेप के रिस्पेक्ट में रेट डिटर्मिनेशन स्टेप लिखो। लिख दिया। क्या इंटरमीडिएट के फॉर्म में है? नहीं, क्योंकि पहला स्टेप स्लो है। तो ये इक्वेशन हो गई। अब इसको लिखने के तरीके क्या है कि आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो। मैं थोड़ा मक्कारी कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? समझ लोगे क्या लिख रहा हूं? वैसे लिखने में बहुत दिक्कत होती है, तो थोड़ा मक्कारी कर लेता हूं। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ऐसे कर दोगे, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ये देखो, है कि नहीं? तो या तो ये आंसर हो सकता है, या ये, या ये, या ये। ये सारे आंसर है। अब इसमें से हमारा कौन सा लिखा है चेक कर लो। ये है, कर लोगे? अच्छा, तुमने जिद की। हाँ भाई, अब करो। उसी क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया है। अब बताइए क्या आंसर आएगा, सब लोग बताओ। बताइए। देख लो, फिर कहना नहीं कि नहीं बताया सर ने। कौन सा आंसर मैच करेगा, अच्छे से करिए। डी, सबका डी आ रहा है। सी, वैसे तो आंसर मुझे भी नहीं पता है, मैंने तो बस क्वेश्चन बना दिया है। करते हैं, ठीक है। देखो, ये स्टेप स्लो है, तो रेट इक्वेशन ऐसे बन गई। जहां ना समझ में आए बताइएगा। अब ओ हमारा इंटरमीडिएट है, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ऊपर वाली इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे है, तो मैंने इक्विलिब्रियम मार दिया। अब उस मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि ये जितने आंसर है इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि किसी में NO2 है नहीं। NO2 आ गया है, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज ही होगा, है ना? आप चाहें तो पेपर में यहीं से सेट कर सकते हैं, क्वेश्चन को आगे ना करें, छोड़ दें, क्योंकि वहां पेपर हो रहा है। तो यहां मैं कर देता हूं, आप इसके बाद क्वेश्चन मत करिएगा, क्योंकि भाई ऑप्शन में NO2 है नहीं, और इक्वेशन में NO2 तो आ चुका है। इसका मतलब वो इक्वेशन में आएगा, और यहाँ किसी में नहीं है, तो नन ऑफ दीज ही होगा। मगर चलो हम कर लेते हैं। ओ की वैल्यू आ गई, चिपका दो यहाँ पे। ये देखो, ऑर्डर कितना आ रहा है? 0। और ये इक्वेशन आई है, तो नन ऑफ दीज टिक कर लेते हैं।
ठीक है, कर लोगे? सब लोग कर लेंगे? अच्छा, अब देखो, हाँ, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होता है बताता हूं। देखो, जितना याद करके आया हूं उतना पढ़ा के जाऊंगा, आप जिसका जिसका टाइम हो जाए वो जाता जाए। मैं बड़ी मेहनत से याद करके आता हूं, इसलिए मैं तो पढ़ा के जाऊंगा भाई। बार बार याद थोड़ी करूंगा यार बुढ़ापे में। देखिए, ये एक एटम है, बस 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट से ज्यादा नहीं। देखो, ये कोई एटम है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। जैसे आप क्लास के अंदर अलग लैंग्वेज बोलते हो, दोस्तों के साथ अलग लैंग्वेज बोलते हो, और जब मम्मी पापा के सामने तो इतने सीधे हो जाते हो कि दुनिया में सबसे सीधा उन्हीं का लौंडा होता है ना? तो जरा समझो, उसी तरह से केमिस्ट्री है, हर चैप्टर में अपनी अलग लैंग्वेज चलती है। अब हम आ गए न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो बातें हम लोग अभी तक कर रहे थे उसमें नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाता है। अभी तक हम इसको न्यूक्लियस कहते थे, अब हम इसको न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो नॉमेनक्लेचर चेंज है, आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे भी। तो अब हम क्या करते हैं, अच्छा, तो अब हम इसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। किसको? न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस का नाम अब न्यूक्लियाइड न्यूक्लियाइड चलने लगता है। तो जब कहीं न्यूक्लियाइड टर्म लिखा जाए तो आप उससे क्या समझोगे? न्यूक्लियस की बात कर रहा है। ठीक है, थोड़ा टर्मिनोलॉजी बता देता हूं कि यदि कहीं न्यूक्लियाइड लिखा जाए तो उसका मतलब है न्यूक्लियस चल रहा है। अच्छा, अब हम एटम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, न्यूक्लियाइड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम न्यूक्लियाइड का रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। तो इत्तेफाक की बात है कि एटम का रिप्रेजेंटेशन और न्यूक्लियाइड का रिप्रेजेंटेशन सेम होता है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम होता है। इसी वजह से आप इस बात को समझ नहीं पाते हो। आपसे मैं कहता हूं हीलियम एटम को रिप्रेजेंट करो, तो तुमसे कहा गया हीलियम एटम लिखो, तो तुम लिख देते हो 2He4। मैंने कहा अल्फा पार्टिकल लिखो, तब भी तुम लिख देते हो 2He4। अल्फा पार्टिकल का भी तो रिप्रेजेंटेशन यही है। और जबकि ये दोनों अलग अलग चीजें, मगर रिप्रेजेंटेशन सेम है। क्यों? देखो, हीलियम एटम ये है, ये हीलियम एटम है। अब इससे जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, ये देखो, मतलब ये चीज है। अब ये अल्फा पार्टिकल है। न्यूक्लियाइड ऑफ हीलियम एटम इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। भाई, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? यदि हम हीलियम में निकालें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जितना जेड। जेड कितना है? 2। प्रोटॉन कितने होते हैं? जितना जेड। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? A-Z। तो जब तुमने ये 0 कर दिया, तो ये न्यूक्लियाइड ही तो बचा। न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों कहां होते हैं? न्यूक्लियस में। तो ये न्यूक्लियाइड है, मगर रिप्रेजेंटेशन दोनों का सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन करते ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेशन करते हैं न्यूक्लियाइड का। तो न्यूक्लियाइड का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मगर अभी भी आप एटम का ही कर रहे होगे, क्योंकि दोनों के सिमिलर है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब इस बात के बाद जरा देखो, आपने स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस पढ़ी होगी फिजिक्स में। न्यूक्लियाइड अब लिखूंगा, न्यूक्लियस नहीं लिखूंगा, ठीक है? अब देखो, पहले इस पर पूरी डिटेल हम पढ़ाते थे जब नीट मर्ज नहीं हुआ था, मतलब एम्स का पेपर अलग होता था, AIPMT का पेपर अलग होता था। तब क्या था, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते थे, वही आते थे जो मतलब केमिकल काइनेटिक्स के हैं, मगर आते थे। जब से मर्ज हो गया है, एक हो गया है, तब से आने बंद हो गए न्यूक्लियर केमिस्ट्री से क्वेश्चन। तो पहले स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस भी पढ़ा देते थे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आ सकता था।
मगर फिर भी मैं उसकी सारी बातें बता देता हूं। इसके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 10/0 है इस जगह से। ठीक है, बताता जाऊंगा किससे। आज 5-6 साल से कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो, यदि न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 से लेके 1.5 के बीच में है तो ये न्यूक्लियाइड क्या है, स्टेबल है। यदि n अपॉन पी का रेशियो 1 से छोटा है या n अपॉन पी का रेशियो 1.5 से बड़ा है तो ये अनस्टेबल होता है। अब जब अनस्टेबल होता है तो अपने को स्टेबल कैसे करेगा, तो स्टेबल करने के लिए रेडिएशन करता है, इमिशन करता है। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाइड सो इमिशन, अपने को स्टेबल करने के लिए वो क्या करता है, इमिशन करता है। अब इमिशन किसका किसका करता है, बहुत सारे पार्टिकल निकलता है। अल्फा पार्टिकल का इमिशन करता है, बीटा पार्टिकल का इमिशन करता है, ठीक है, पॉजिट्रॉन का करता है, गामा रेज का करता है, पॉजिट्रॉन का करता है। हमें सिर्फ इन पर फोकस रखना है कि अल्फा कितने निकलना है, बीटा कितने निकलना है। तो जरा देखो, अल्फा कितने निकलते हैं, बीटा कितने निकलते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, गौर से समझिएगा। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, यदि किसी से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब क्या होता है, जरा इस बात को समझो। जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो आप सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है। एक अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब होता है कि 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं, 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। ये फिजिक्स की लैंग्वेज है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये फिजिक्स की लैंग्वेज है, केमिस्ट्री की नहीं है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसी को कहते हैं कि मास नंबर में 4 की कमी हो गई और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो गई। तो हो सकता है कभी कभी वो ऑप्शन फिजिक्स के फॉर्म में दे दे, वो तो अच्छा है आपने फिजिक्स पढ़ रखी इसलिए आप टिक कर दोगे, नहीं तो यहां फंसाया जा सकता है। क्योंकि जब केमिस्ट्री की बुक पढ़ोगे तो उसमें कभी नहीं लिखता कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल का मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकलना है। वो कहता है कि जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर में 4 की कमी और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है। मगर इसका मतलब यही होता है, क्यों, मास ए जो होता है P प्लस एन होता है, तो P प्लस एन की वैल्यू आ गई 4 और Z जो होता है P होता है तो वैल्यू आ गई 2। तो जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो सॉरी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, मतलब मास नंबर में 4 की कमी और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आपको कहीं अल्फा पार्टिकल के नंबर निकालने हो, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो आप कुछ मत करो, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई 4 कर दो। डेल्टा ए का मतलब है डिफरेंस ऑफ मास नंबर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि बीटा पार्टिकल मास नंबर नहीं निकालता है। जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो क्या होता है, बता सकता है कोई बच्चा, फिजिक्स में तो पढ़ ही लिया है। हाँ, बीटा पॉजिटिव का मतलब पॉजिट्रॉन, हाँ तो पॉजिट्रॉन ना निगेटिव वाला निकालो, केमिस्ट्री में निगेटिव वाला है ना। बताओ भाई, बीटा पार्टिकल का मतलब क्या है? बीटा पार्टिकल मतलब निगेटिव, पॉजिट्रॉन नहीं निकालना है। हाँ, तो बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो आप लोग केमिस्ट्री में क्या कहते हो, केमिस्ट्री में कहते हो कि एटॉमिक मास में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है ना।
और एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो रहा है, यही तो कहते हो कि एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो रहा है, मास में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब जरा इसको फिजिक्स में बोलना है, ये तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। देखो, जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में। भाई मास नंबर बढ़ रहा है, मास सॉरी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब प्रोटॉन बढ़ रहा है। अच्छा, आप कह रहे हो कि मास नंबर कांस्टेंट है, आवाज नहीं, तो यार यदि प्रोटॉन बढ़ा तो मास नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो p प्लस एन होता है। तो इसका मतलब यदि मास p बढ़ा है एक, तो n एक कम हुआ होगा। तो p में एक जुड़ा, n में एक कम हुआ, चेंज कितना आया? 0। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में चेंज हो रहा है। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो बीटा पार्टिकल निकलता है। ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री का भी हम बता देंगे। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा तब एक बीटा पार्टिकल निकलेगा। ठीक है, पॉजिट्रॉन नहीं, हम माइनस प्लस ना बोल के मेनली बोलते हैं बीटा पार्टिकल और पॉजिट्रॉन। प्लस वाले को आप पॉजिट्रॉन बोलते हो, तो पॉजिट्रॉन को अपने को जाना नहीं है, मगर ऑप्शन इसमें दे सकता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। तो जब एक बीटा पार्टिकल निकलेगा तब क्या हो रहा होगा? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा होगा। तो न्यूट्रॉन में एक माइनस हो गया, प्रोटॉन में एक प्लस हो गया, तो सम कितना है? 0, क्योंकि यहां तो सम लिखना है। तो इसी वजह से इसमें कोई चेंज नहीं आता है। मगर प्रोटॉन बढ़ा तो जेड बढ़ गया। तो हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं कि एटॉमिक नंबर +1 इंक्रीज करता है और मास नंबर में नो चेंज। मास नंबर में नो चेंज। अब जरा देखो, किसी ने कहा आपको कैसे पता चलेगा किसी से बीटा निकलना है या किससे अल्फा निकलना है? यदि मैं कह दूं मैंने 4 न्यूक्लियाइड दे दिए, इनमें से कौन सा न्यूक्लियाइड है जो अल्फा निकालेगा, या इनमें से कौन सा न्यूक्लियाइड है जो बीटा निकालेगा? तो जरा देखो, ये सब बता रहा है, बहुत अच्छे से देख लोगे तो सब बताएगा। न्यूट्रॉन किस में चेंज हो रहा है? प्रोटॉन में। इसका मतलब प्रोटॉन के नंबर बढ़ा रहा है। अब हमारा स्टेबल रेंज ये है, गौर समझो, स्टेबल रेंज ये है। यदि तुम इसको कम कर रहे हो, इसको बढ़ा रहे हो, इसका मतलब वैल्यू को कम कर रहे हो। क्यों? ऊपर वाली वैल्यू कम कर रहे हो, नीचे वाली वैल्यू बढ़ा रहे हो, इसका मतलब आप वैल्यू कम करना चाहते हो। इसका मतलब n/p की वैल्यू जो है ना, बहुत ज्यादा है 1.5 से। सॉरी, साइन उल्टा लग गया है ना, मैथ्स क्या है नहीं है, एक नंबर कट गया। यदि n/p की वैल्यू 1.5 से ज्यादा है तो अब इसको कम कैसे किया जाए? क्योंकि कम करोगे तभी तो स्टेबल होगा। तो एक रास्ता है, इसको कम करो और इसको बढ़ाओ, तो बहुत तेजी से वैल्यू कम होगी। वहां वही तो हो रहा है, देखो न्यूट्रॉन हमारा कम हो रहा है और प्रोटॉन बढ़ रहा है। एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं, इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है और इसकी कम भी हो रही है। तो बहुत तेजी से n/p का रेशियो गिरेगा और जैसे इस रेंज में आ जाएगा स्टेबल हो जाएगा। तो यदि किसी ने कहा कि यार बीटा पार्टिकल कब निकलेगा, सिचुएशन क्या होगी, तो इसका मतलब जब n/p की वैल्यू बहुत हाई होगी, और जब बहुत हाई होगी तो हमें निकालना पड़ेगा। और अल्फा कब निकलता है? जब बहुत बड़ा मास हो, एन भी बहुत ज्यादा हो, पी भी बहुत ज्यादा हो, बड़े बड़े न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि इसमें तुमने पूरा न्यूक्लियस ही कम कर रखा है। चेक करो, न्यूक्लियस का मास पूरा निकाल डाला है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकाल देते हो, इसका मतलब ए में भी कमी कर रहे हो, और ए क्या है? मास। तो अल्फा कब निकलता है? जब न्यूक्लियस हमारा बहुत बड़ा हो, अनस्टेबल हो, 235 236 ये वाले। और जब न्यूक्लियस छोटा है और अनस्टेबल है, तब वो इन सबको निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि न्यूक्लियस में मास डिफेक्ट नहीं ला सकता है, क्योंकि मास पहले से कम है, मगर अनस्टेबल भी है, तो वो आपस में एक्सचेंज मारता है। तो जरा देखो, हमने 2 बातें बताई, सिंपल सिंपल। बीटा निकल रहा है तो इसका मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है। मास नंबर में एटॉमिक, हाँ एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ेगा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं। इसी वजह से अल्फा पार्टिकल का फार्मूला मैंने ये बताया है। अब बीटा पार्टिकल का फार्मूला क्या होगा? यदि कहीं बीटा पार्टिकल के नंबर पूछे
मैंने बनाया था, मैं भूल भी गया हूं, मैं अभी सेट करता हूं। हाँ, डरना नहीं। किसी ने कहीं पिछले बार वाला लिख रखा है, देखना यही लिखा था। देखो अभी सेट कर दूंगा 2 मिनट में। एक बड़ा, ठीक है। 2 × अल्फा पार्टिकल माइनस डेल्टा जेड। डेल्टा जेड का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर का डिफरेंस, है ना। इसको अभी लिखना नहीं, पहले इसको एक बार चेक करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। हाँ तो एक्चुअल में क्या, मैंने एक दिन बनाया था बस बच्चों को करने के लिए, तो हर साल पढ़ा देता हूँ और एक ही बार पढ़ाना होता है तो भूल भी जाता हूँ। अब क्वेश्चन करते हैं जरा एक आध। देखो यार, टाइम से अपना कोई लेना देना नहीं, जितना याद करके आए सब पढ़ा के जाएंगे। नहीं नहीं, कल फिर याद करना पड़ेगा। तुम लोग प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो टीचर की यार, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ यार। हाँ, अब देखो कितने अल्फा कितने बीटा निकालने हैं इसको देखते हैं। अब देखो अल्फा कैसे निकालोगे? मास नंबर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 4। तो मास नंबर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 4, 8 आ गए। अब नंबर ऑफ बीटा निकालो। 2 × 8 माइनस, दोनों का डिफरेंस कितना है? 10। ये 16 हो गया ना, और ये 10 हो गया, ठीक है। ऐसे अब देखो, मान लो कोई बीटा वाला फार्मूला भूल जाए, तो आपको दूसरा भी मेथड बताता हूं, बस थोड़ा उसमें लॉजिक आपको समझना है। देखो सबसे पहले हमेशा अल्फा निकालो, तो जब अल्फा निकाले तो 8 निकल के आए, तो एक अल्फा निकलने में 2 की कमी होती है, 8 निकलने में 16 की कमी होगी, तो इसमें 16 माइनस हो गए। तो जब 16 माइनस हुए कितना हुआ जरा बताना कोई, थोड़ी तो हेल्प करो यार। 70, तो होना चाहिए था 76, दिया है 82, तो बढ़ाता कौन है? बीटा। तो एक बीटा एक नंबर बढ़ाता है, और यहां कितना बढ़ा है? 6, तो इसका मतलब 6 बीटा निकले होंगे। तो आप अल्फा निकालने के बाद जेड निकाल दो, जेड निकल आया। अब उन दोनों का डिफरेंस चेक करो। क्यों? क्योंकि क्या करेगा, बीटा जेड को बढ़ाता है, अल्फा तो जेड को बढ़ाता ही नहीं है ना, तो इसका मतलब ये जेड जितना भी बढ़ा है बीटा के थ्रू बढ़ा है। अब 76 से 82 जाना है तो 6 बढ़ा है, बस आ गया। नहीं तो आप ये डायरेक्ट चिपका दो जो आपको बता रखा है। अब एक और कहानी, अभी एक पॉइंट रह गया है, उसको भी पढ़ा लेने दो। हाँ हाँ, टाइम हो गया, जा सकते हो। अब देखो यार, आप सभी ने कहा, आप सभी ने कहा कि जब अल्फा निकला, बस एक स्टेटमेंट पास करना है। आप सभी ने कहा कि जब अल्फा निकला है तो 2 प्रोटॉन निकले हैं और 2 न्यूट्रॉन निकला है। हम पीरियोडिक टेबल लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, देखो हाइड्रोजन 1 क्या 1 प्रोटॉन, हीलियम 2 क्या 2 प्रोटॉन, लिथियम 3 क्या 3 प्रोटॉन, बेरिलियम 4 क्या 4 प्रोटॉन। इसका मतलब ये प्रोटॉन का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जो ग्रुप नंबर है ना। जो ग्रुप नंबर क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर। तो जब आप, एक मिनट, जब आप अल्फा निकाल रहे हो तो प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर कितना बढ़ रहा है? 2। तो जो न्यू एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में क्या करेगा? अल्फा निकालने के बाद जो नया एलिमेंट आया वो पीरियोडिक टेबल में 2 ग्रुप राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। हाइड्रोजन का 1 था तो पहले में है, लिथियम का 2 था दूसरे में है ना, बेरिलियम का 3 था तीसरे में। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। तो यदि किसी से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तो वो क्या करेगा? पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में 2 यूनिट शिफ्ट होगा। कितना शिफ्ट होगा? 2 यूनिट राइट साइड में।
है कि नहीं? शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा, बात समझ रहे हो? क्योंकि दो प्रोटॉन बढ़ रहा है ना? नहीं यार, घट रहा है। तुम लोग ना, ये तो निकल रहा है ना, तुम लोगों ने रेप 2 यूनिट लेफ्ट साइड अभी भूल गए थे, देखो 2 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि निकल रहा है, तो निकल गया तो उससे तो कम हो गया ना, जो नया एलिमेंट आया उसमें 2 प्रोटॉन कम हो गए, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड। अरे भैया आवाज नहीं करो, आवाज नहीं। तो लेफ्ट साइड कितना शिफ्ट हो जाएगा, 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन निकल रहे हैं, निकलने के बाद नए एलिमेंट के पास 2 प्रोटॉन कम बचेंगे। तो जब 2 प्रोटॉन कम बचेंगे, अरे देखो एक बात ध्यान रखा करो कि उतनी कुत्तागिरी करो जिसमें मार ना खा जाओ, है ना? और यदि मार खाने का मन है तो कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? कैमरे लगे हैं, देख के भगा देंगे, उल्टा खड़े हो जाओगे, नहीं रखेंगे। जाओ बुला लाओ घर वालों को, बता देंगे कि लौंडा तुम्हारा पढ़ता कम है, बाकी चीजें ज्यादा करता है, और आपको सही लगता है तो उसको एक कमरे में बैठा देते हैं, और स्क्रीन में वैसे भी पढ़ रहा है, स्क्रीन में वैसे भी पढ़ लेगा। और ये नहीं सही लगता है तो मारो हमारे सामने, हम मना कब करें? भाई आप सुधारो, हम पढ़ाने के लिए बने हैं, मगर सुधारने के लिए थोड़ी बने हैं। आप भी उसके साथ आया करो, डेली बैठो भाई, आप आओ उसके साथ, डेली बैठो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, फ्री पढ़ा देंगे आपको। मगर उसकी ये हरकतें जो भाई मान लो पूछ है, अब उसको नली में हम थोड़ी डालेंगे, वो तो भाई गार्जियन ही डालेंगे, हमारा काम पढ़ाना है। अब हर आदमी की नली बांधना थोड़ी है यार, या तो हम उसको भगाएंगे, अब उसकी पूछ को बार बार नली में हम थोड़ी डालेंगे, हम समझा ही सकते हैं। तो जिसका टाइम हो जाए वो जाए, क्योंकि सबको डॉक्टर हम नहीं बनाएंगे, मरीज भी चाहिए, कंपाउंडर भी चाहिए, रिक्शा बनाने वाले भी चाहिए, सब चाहिए। तो इसमें गलत भी कोई बात नहीं कि मान लो डॉक्टर नहीं बनोगे तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, ऐसा थोड़ी है। पूरी दुनिया में डॉक्टर ही थोड़ी ना है, गुंडे भी हैं, बदमाश भी हैं, बैंक वाले भी हैं, रेलवे वाले भी हैं, सब हैं। हाँ, तो कोई ना कोई तो ऑप्शन मिल ही जाएगा यार, तुम्हें इतने सारे ऑप्शन है, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है कि मान लो पढ़ना बहुत जरूरी काम है। पढ़ना सबसे खराब काम है यदि दूसरे में तुम्हारा टैलेंट है तो। क्यों? क्योंकि पूरे 15-16 साल पढ़ना पड़ता है, तब झक मार के एक जॉब मिल रही है, सोचो कितना टफ। तो यार ये सबसे रद्दी काम है, पढ़ाई करके कुछ ना। आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हाँ, ये शादीशुदा वाला लड़का है, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। और क्या, यहाँ पर भी कई शादीशुदा वाले लड़के बैठे हैं, तो उसी में से एक वो भी है। तो जरा समझो, तो आप कोशिश ये करो कि पढ़ाई करो, ना कर पाओ, दोनों दरवाजे खुले रहते हैं। देखो जब आप कब आते हो मैं नहीं पूछता, कब जाते हो मैं नहीं पूछता, तो आप चले जाओ यार, तुम्हें मना कौन करे? और कब कह रहा है, कौन आ रहा है? आप जब मन हो तब आओ, जब मन हो तब जाओ। हाँ, मगर क्लास में उतना ही करो जितने हमें दिक्कत ना है, क्योंकि हमें दिक्कत आई तो हम भी परेशान करेंगे तुम्हें, फिर हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। यहां से लेके घर तक हम सीधा घर ही वालों को बुलाएंगे, हम क्यों लड़ेंगे यार? हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है कि जिसका ना शकल जाने ना जिसका नाम जानना चाहता मैं उससे लड़ूं बैठ के। लड़ने के लिए हमारे पास बहुत दुनिया है, और बराबर वालों से लड़ूंगा कि हाँ भाई अलग पांडे सर से लड़ना है, फर्जी लोगों से क्या लड़ूं यार? है कि नहीं? फर्जी लोगों से क्यों लड़ूंगा भाई? आप ही किसी रिक्शे वाले से थोड़ी लड़ते हो। तो ये तो मजाक था। वीडियो मत बना लेना, नहीं तो एक नया बवाल खड़ा हो जाएगा। चलो ठीक है, आप चैप्टर खत्म कर दिया है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? कोई डाउट? हाँ, नेक्स्ट चैप्टर बहुत खतरनाक होगा, थर्मोडायनेमिक्स।